आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिसोर्स के बारे में, संसाधन के बारे में। ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, विषय है ज्योग्राफी का। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है, ये तो सबसे पहले की समझते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? तो रिसोर्स इस पृथ्वी पर, धरती पर जो भी ऑल थिंग्स वे सारी चीजें रिसोर्स है जो भी एनवायरमेंट में पाई जाती हैं, बिलोंगिंग करती हैं। ऑल थिंग्स विच बिलोंग्स टू एनवायरमेंट एंड वे सभी वस्तुएं जो पर्यावरण में पाई जाती हैं। ऑल थिंग्स विच बिलोंग्स टू एनवायरमेंट एंड टू फुलफिल, to satisfy our needs, our desires, by technology, uses of technology। वे सभी चीजें जो भी हैं इस धरती पर, जो भी चीजें पाई जाती हैं, ऑल दीज थिंग्स विच आर यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड्स, फुलफिल आवर डिजायर, फुलफिल आवर विशेस, सब जो है फुलफिल आवर, सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है किसी भी तरीके से, चाहे वो नेचुरल मटेरियल्स हो या मैन मेड मटेरियल्स हो, ह्यूमन बींग्स द्वारा क्रिएटेड हो या मैन्युफैक्चर्ड हो, चाहे नेचर द्वारा हमें गॉड गिफ्टेड हो। वो सभी चीजें, वे सभी वस्तुएं जो हमारे किसी भी क्रियाकलाप में किसी भी तरीके से उपयोगी हो, हमारी क्रियाकलाप में सहायता प्रदान करती हैं, दोज आर हेल्प अस टू वर्क, टू एनी टाइप ऑफ वर्क, ऑल दीज थिंग्स दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स। वो सारी चीजें रिसोर्स कहलाती हैं। वो जितनी इस धरती पर, इस एनवायरमेंट में, हमारे आसपास चारों तरफ पर्यावरण में जो भी चीजें पाई जाती हैं, वो चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, वे सभी चीजें जो हमारे लिए, हमारे कामों में सहायता प्रदान करती हैं, हमारी सभी इच्छाओं की, हमारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वह सभी दैट इज रिसोर्स, वह सभी हमारे लिए संसाधन हैं। तो अब हम आइए देखते हैं संसाधन के टाइप्स। What is how many types of resources? So basically resources are two types, जिसे जैसा कि हम जानते हैं, एक नेचुरल, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। एक प्रकृति, जो भी प्रकृति के द्वारा मिले हुए हमारे पास पदार्थ हैं, all these things, वो सभी। और दूसरा हमारे पास ये ह्यूमन बींग्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स, जो हम लोग हैं, पॉपुलेशन जो है, वो दो टाइप्स के, बेसिकली टू टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। यहां होगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, तो नेचुरल एंड ह्यूमन बींग, प्राकृतिक और मानवीय। अब नेचुरल रिसोर्सेस जो क्या, नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया गया टू टाइप्स में, एक रेन्यूएबल, एक नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल मीन्स नव्यकरणीय, इसको लिखते हैं नव्यकरणीय, जिन्हें हम नया नया बना सकते, मतलब जिनको हम हमेशा जब चाहे तब हम बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, अनव्यकरणीय, जिनका कुछ भी नया नहीं किया जा सकता या जिनको हम पुनः बना नहीं सकते, वो सभी रिसोर्सेस
belong from the non-renewable resources. So all these type of resources which are not manufactured, which are not reproduced, which are not recycled, that is called the non-renewable resources. And renewable resources are those resources which are manufactured, which are recycled, which are reproduced, that is called the renewable resources. And अब ये नेचुरल रिसोर्सेस टू टाइप्स के डिवाइड किए गए, क्लासिफाइड किए गए, एक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेस को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। इसके सब डिविजन्स है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस के, नेचुरल रिसोर्सेस के सब डिविजन्स है। एक कंटिन्यूअस और दूसरा बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस होते हैं जो डे पर डे, मतलब या हमेशा हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं, रिन्यूएबल करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए कंटिन्यूटी होती है, जिसमें जैसे सन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें सोलर, विंड एटसेट्रा, ये वाटर, ये सब इनमें कंटिन्यूटी होती है। जब भी ये रिसाइकल होते हैं हमेशा, कि सन पर डे जो है सूर्योदय होता है, सनराइजिंग होती है, सन फिर उसके बाद सन डेप्थ करता है वहां पे जाकर के सन वेस्ट साइड में, उसके बाद विंड पर डे चलती है, हमेशा कभी भी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। वाटर को हम रिसाइकल कर लेते हैं। वाटर का जो वाटर साइकिल सिस्टम है, फर्स्टली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने से इवेपोरेशन बढ़ता है, इवेपोरेशन के बाद वो फिर कंडेंसेशन होता है, क्लाउडिंग होती है, फिर देन रेनफॉल हो जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूटी को गेन किए रहता है हमेशा। तो ऐसे सभी रिसोर्सेज जो कंटिन्यूटी प्रोड्यूस, कंटिन्यूटी के साथ जो है रिसाइकल्ड होते हैं, रिप्रोड्यूस्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है सिंपली, जिन्हें हम कह सकते हैं, एक वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन, दूसरा वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फाना, जिसमें जीव होते हैं, बायोटिक्स हम जिन्हें कह सकते हैं कि बायोटिक चीजें ये होती हैं। हाँ, तो ये बायोलॉजिकल वाले बायोटिक जो भी होते हैं, जीवित जीव, वनस्पतियां और जीव जंतु, ये हुए हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये हम वनस्पतियां प्रोड्यूस तो कर देते हैं, जीव जंतु प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें कंटिन्यूटी नहीं होती, गैप होता है। हम जैसे एक प्लांट डेवलप किए तो नेक्स्ट टाइम में उसके नए प्लांट्स ग्रो करने के लिए उसके फ्रूट्स में सीड आने तक हम वेट करना पड़ता है, एक सीजन का वेट करना पड़ता है, तो हम ग्रो करते हैं। तो उसके लिए और एक लंबी प्रक्रिया चलती है कि उसके ग्रोइंग, पहले उसको सीडिंग करते हैं, सीडिंग के बाद उसको प्रोसेस में करते हैं, फिर वो डेवलप्ड होता है, लास्ट में ग्रो करता है। तो ऐसे काफी टाइम लग जाता है इसमें। तो बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स हम मतलब रिसाइकल तो कर लेते हैं, बट काफी लेंदी प्रोसेस होता है, काफी टाइमिंग होता है, जबकि कंटिन्यूअस वाले रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑलवेज कभी भी हम इसको कर सकते हैं। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कैसा रिसोर्सेस है और इसके क्लासिफिकेशन कितने किए गए हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। ये मुख्य रूप से टू टाइप्स के इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, साइक्लिक और नॉन रिसाइक्लिक। रिसाइक्लिक, रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल। कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हम नया नहीं बना सकते,
मतलब ऐसे रिसोर्सेज तो लगभग जो भी हैं सब किसी न किसी प्रोसेस से रिसोर्स बने हैं, तो निश्चित रूप से तो हम उन्हें फिजिकली रूप से तो या नेचुरल रूप से वो नए क्रिएट होते हैं, लेकिन उनके प्रोसीजर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जिनके प्रोसीजर है, जिनको डेवलप करने में बहुत ज्यादा जियोलॉजिकल टाइम लग जाता है लगभग, कि जो भौगोलिक समय निर्धारित है, क्योंकि भूगोल जो है साल 2 साल 4 साल की बात नहीं करता, करोड़ों साल, लाखों साल, अरबों साल, खरबों साल की बात करता है। तो वो जो वो टाइम स्केल जब लागू होता है तो उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में उनको काउंट किया जाता है। और उनमें भी कुछ ऐसे रिसोर्स हैं कि जैसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे हमारे पास मिनरल्स हैं और ऑयल में मिनरल्स हैं, तो ये चीजें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कि इनको हम रिन्यूएबल नया तो नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन उनको बनने में जैसे नेचुरल तरीके से जो उनका नेचुरल फेनामेना है उनको मैन्युफैक्चर्ड होने का, वो बहुत ज्यादा लेंदी टाइम और लेंदी प्रोसेस वाला है। उसके कारण हम उसमें देखते हैं कौन से पदार्थ को हम रिसाइकल कर सकते हैं, कौन से उसमें नेचुरल पदार्थों में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नॉन रिसाइकल है। तो जैसे जो रिसाइकल में जितने भी मेटल होते हैं, मतलब हम इन्हें पुनः बना सकते हैं, मेटल, ऑल दिस मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे क्योंकि मेटल ये वो चीजें हैं जो नष्ट नहीं होती, जैसे हम गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, चांदी, सोना, ये सब, इन सब के आभूषण बनवाते हैं, फिर पहनते हैं, फिर उनको वापस बेच देते हैं, रिसाइकल हो जाता है, फिर से उनको पहनते हैं, उनको गला करके फिर से उसमें थोड़ा बहुत घटने के बाद या उसकी क्वालिटी घिसने के बाद थोड़ी सी, क्योंकि इसमें उसकी कमी तो होगी नहीं, ये चीजें फिर से रिसाइकल हो जाती हैं। लेकिन नॉन रिसाइकलिंग, जैसे हमारे पास जो भी आयल है, जो भी नेचुरल आयल्स हैं, नेचुरल ऑयल जैसे पेट्रोल, कोल, डीजल, ये सब जो भी है नॉन रिसाइक्लिंग है, क्योंकि ये एक बार जल गए तो धुआं से उड़ गए, गैसियस फॉर्म में चले गए, और ऐसे गैसियस फॉर्म में चले गए कि हम जिनको कलेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम गैस के रूप में कलेक्ट करके फिर से रिसाइक्लिंग करते ना, इसमें कोई चांस नहीं होता कि हम इन्हें पुनः प्राप्त कर लें। ये नष्ट हुए तो नष्ट हुए, जबकि इसमें हम इनके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं, इनको फिर से मेल्ट करके पिघला करके हम नया बना सकते हैं, नया प्रोडक्ट है, नए डिजाइन दे सकते हैं। लेकिन ये यूज होने के बाद, एक बार यूज होने के बाद पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, तो ये नॉन रिसाइकल में आते हैं। तो जो हम पूर्ण रूप से जिनका कोई भी पुनरुत्पादन नहीं कर सकते, पुनः उनको हम नहीं प्राप्त कर सकते, दैट इज द नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिसाइक्लिंग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये हमारा था नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। अब हम देखते हैं ऐसे ही जो मैन, ह्यूमन बीइंग्स है या ह्यूमन के द्वारा जो हमारा रिसोर्स के रूप में जाना जाता है, वो कितने टाइप्स में, ये भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। अब ये क्या है, बेसिकली ये नेचर द्वारा प्रदत्त है, तो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा हमें क्या प्रदत्त किया गया, क्या दिया गया, ह्यूमन बीइंग्स ने हमें क्या प्रोवाइड कराया। तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स मैन्युफैक्चरिंग करना जानती है, उसके बाद एक क्राफ्टिंग करना जानती है, तो ये डिजाइन करती है बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े स्कूल, कारखाने, कंपनी, इनको डिजाइन करना सीखी। अब ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसा है कि जो जब एरिस्टोटल ने कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो सोशल एनिमल का उसने प्रदर्शन दिया कि उसे ग्रुप चाहिए, उसे कम्युनिटी चाहिए, उसे एक फिक्स एरिया चाहिए अपने निवास के लिए, शेल्टर बनाने के लिए उसे एक फिक्स बिल्डिंग, फिक्स लैंड, ऐसा। तो उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कोई एक छत डेवलप किया, घर डेवलप किया, और वो भी कैसा छत, ये बिल्डिंग्स जो है, बिल्डिंग्स मींस इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, कि उन्होंने ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जिनकी सहायता से वो उस प्लेस में भी, उस प्लेस को भी अपने या उस प्लेस की क्लाइमेट को भी अपने एडाप्टेबल बना सकते हैं। तो ऐसा ह्यूमन बीइंग्स ने ही किया कि जैसे बहुत ज्यादा जहां बर्फ पड़ता है वहां भी उन्होंने बिल्डिंग्स तैयार किया, कैसा, इग्लू के रूप में। जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां भी उन्होंने बिल्डिंग तैयार किया, कैसा, घास फूस के छप्पर, जो कम गर्मी,
गर्मी कम लगे। या अगर वहां कंक्रीट की बिल्डिंग्स उन्होंने डेवलप किया तो उसके लिए उन्होंने क्लाइमेट से लड़ने की भी योजनाएं टेक्नोलॉजी के बेस से तैयार किया, एसी लगवा लिया, फ्रिज, कूलर, ये सब सारी चीजें व्यवस्था किया। तो ये ह्यूमन बींग्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स प्रोवाइड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। और सेकंड थिंग्स ह्यूमन बींग्स और क्या प्रोवाइड किया, तो उसके बाद एक तो ह्यूमन बींग्स ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी स्किल के बेसिस पे ये डेवलप किया। दूसरा, वो खुद ह्यूमन बींग्स भी एक प्रकार का रिसोर्स है। और कैसा रिसोर्स है वो, एक तो क्वांटिटेटिव है एंड क्वालिटेटिव। कि वो खुद जब आदमी बहुत ज्यादा संख्या में हो गया, दैट इज क्वांटिटेटिव, कि वो क्वांटिटी के रूप में, जहां हमें लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां एज ए क्वांटिटेटिव रिसोर्स है, जहां स्किल की, माइंड की, इंटेलेक्चुअल बॉडी की जरूरत है वहां क्वालिटेटिव हो गया। तो मैन होमोसेपियंस कहा जाता है तो इसीलिए क्योंकि वो क्वालिटेटिव रिसोर्स है हमारे लिए। और मैन इज अ इकोनॉमी पावर, या आर्थिक रूप से हमें शक्ति देता है। जैसे पुराने लोगों की सोच थी, ये हमारे घर जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब, अगर हमारे घर 10 बच्चे पैदा हुए, 1-1 रुपया कमा के लाएंगे तो 10 रुपया हो जाएगा। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने का भी एक सोच था, क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन। और क्वालिटेटिव, ये भी बहुत पुरानी कहावत है, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर जो पुत्र है वो कपूत निकल गया, कपूत का मतलब कि दुर्गुणी हो, या मतलब वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना टेक केयर करता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, उसके लिए क्या जरूरत है कि हम कितना भी धन सजा के रखे रहिए, अगर वो बुरा पुत्र है तो वो सब बेच खाएगा। और अगर वो अच्छा है, क्वालिटेटिव है, तो निश्चित रूप से आपके पास धन हो चाहे ना हो, उससे, उसके धन से कोई मतलब नहीं, वो नया धन और क्रिएट कर देगा, बना देगा। अगर आपके पास है तो उसमें और चार लगा देगा, बढ़ा देगा। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन रिसोर्सेस एज अ क्वालिटेटिव रिसोर्सेस। ठीक, तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 2 टाइप्स के, नेचर एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फिर रिन्यूएबल को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ये कंटिन्यूअस रिन्यूएबल और दूसरा बायोलॉजिकल। जो कंटिन्यूअस है, जो कंटिन्यूटी करता है अपने रिन्यूएबल में, रिप्रोडक्शन में, सोलर, विंड, वाटर, लाइक दैट। एंड बायोलॉजिकल में कि हमारे पास वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु जो भी हैं वो सभी, लाइक वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड किया जाएगा ह्यूमन बींग्स भी। तो इसमें वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ऑल थिंग्स। वाइल्ड लाइफ में एवरी एनिमल्स काउंटेड। तो इसमें ये हुआ बायोलॉजिकल, सब जितने भी बायोटिक है सब इसमें काउंटेड होंगे। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, एक रिसाइकल, दूसरा नॉन रिसाइकल। तो उसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें तो हम यूज करते हैं, फिर पुनः जो है उसका फॉर्म चेंज करते हैं, उनका स्टाइल चेंज करते हैं, और फिर पुनः वो हमारे लिए यूजेबल बन जाता है। तो ये हुआ रिसाइकल। और नॉन रिसाइकल, जिनका एक बार यूज करने के बाद हमारे पास कुछ भी और शेष नहीं बचता। यहां तक कि कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनके यूज करने के बाद हमें एज ऐश राख भी नहीं मिलती। कोल का तो राख मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल डीजल जल के धुआं में गायब हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। दैट इज नॉन रिसाइकलिंग। देन ह्यूमन रिसोर्सेज कि मनुष्य के द्वारा किया गया कार्यकलाप एंड खुद मनुष्य वो स्वयं जो है कैसा रिसोर्सेज है, तो उसके द्वारा किए गए कार्यकलाप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, बिल्डिंग्स डेवलप की गई, बड़े बड़े स्मारक। जैसे अभी रिसोर्स के रूप में है कि हमारा ताजमहल आदमियों ने बनाया, लेबरों ने बनाया, और आज वो 7 वंडर्स में काउंट किया जाता है। तो टूरिस्ट प्लेस के रूप में हमारे यहाँ द्वितीय स्थान रखा हुआ है, और उससे बहुत ज्यादा देश को टूरिस्ट इनकम मिलता है उससे बहुत ज्यादा। तो वो भी
अच्छा रिसोर्स के रूप में है। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स के जरिए ह्यूमन बींग्स ने अपनी स्किल डेवलप की और प्रोवाइड कराया। देन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव हमने अभी आपको बताया कि जैसे लोगों की पहले पुरानी सोच थी हमारे घर जितने लोग ज्यादा लोग रहेंगे उतनी लाठियां ज्यादा रहेंगी, उतने कमाने वाले ज्यादा हो गए कि वो एक एक कम कम पैसा भी कमाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और वैसे भी अगर पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो हमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होगी, तो हम कहाँ से ज्यादा मजदूर, ज्यादा भीड़, यहाँ जब जरूरत होती है तो वो क्वांटिटेटिव रिसोर्स ही काउंट किया जाता है। और जब हमें स्किल की, जब माइंड की जरूरत होती है तो वहाँ क्वालिटेटिव रिसोर्स की जरूरत होती है। तो ये सब ह्यूमन बींग्स दोनों टाइप्स के रिसोर्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बेसिकली देखते हैं जब इनका क्लासिफाई होता है तो कुछ बेसिस दिए जाते हैं। बेसिस, किस बेसिस पे इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कई बेसिस हैं इनको रिसोर्सेज, मतलब कि जैसे जब भूगोलविदों में बहस छिड़ी कि भाई रिसोर्स को हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो कोई कहा कि नहीं हम इस पॉइंट से क्लासिफाई कर रहे हैं, कोई कहा कि इस पॉइंट से क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सभी के मतों को लिया गया, इकट्ठा किया गया, सभी के आइडियाज को, फिर उसका एक कॉमन कंक्लूजन निकाला गया कि हम रिसोर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कि उनकी उत्पत्ति के आधार पे, कि वो किस बेसिस पे कैसे पैदा हुए, कहां से पैदा हुए, उस आधार पे हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कितने टाइप्स के रिसोर्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे ये 2 टाइप्स के रिसोर्स बनते हैं, एक बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। बायोटिक मतलब जीवित, जीवधारी, ये अजीवित, अजैविक, अजीव या निर्जीव। तो जो सजीव हैं, बायोटिक हैं, वो सभी, जैसे बायोटिक में आएगा संपूर्ण, होल बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैवमंडल पूरा, मतलब चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वेजिटेशंस हो, चाहे ग्रासेस हो, श्रब्स, एवरीथिंग यू कैन काउंट हियर व्हिच हैव लाइफ। जिसके पास जीवन है वो सभी काउंटेड होंगे, चाहे वो ओशन के हो, चाहे लैंड के हो, चाहे जहां पे जीने वाले हो, हवा में जीने वाले हो, इंसेक्ट्स हो, या मछलियां हो, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, सब कुछ इसमें काउंट होगा। बायोटिक, वो सभी रिसोर्सेज कैसे हैं, बायोटिक हैं, जिसमें भी जीव पाया जाता है। एंड ऑल दोज रिसोर्सेज व्हिच बिलोंग्स फ्रॉम विदाउट लाइफ, दैट इज ऑल अबायोटिक रिसोर्सेज। वो सभी अबायोटिक रिसोर्सेज हैं जो नेचर के द्वारा मिले हैं और जिसमें जीव नहीं पाया जाता, लाइफ नहीं पाया जाता। अब इनके बारे में तो आप जान ही गए कि ये सभी ह्यूमन बीइंग्स, खुद ह्यूमन, एनिमल्स, वेजिटेशन, ये सभी। अबायोटिक में रॉक, मिनरल्स, ये सब चट्टाने, पहाड़, मैदान, नदियां, ये सब अबायोटिक हैं, लेकिन हमारे लिए एज अ रिसोर्स है, संसाधन के रूप में। और मिनरल सभी खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, सभी एवरीथिंग सब अबायोटिक है, निर्जीव है, लेकिन हमारे लिए रिसोर्स के रूप में वर्क करती है। तो ये सब ओरिजिन के आधार पे बेसिकली हम देखते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। आफ्टर देन दूसरा नंबर इनका आधार हुआ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये हो गया आफ्टर देन
ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा नंबर बनेगा, दूसरा बनेगा एग्जॉस्ट एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब अस्तित्व होता है कि उनकी उपलब्धता कितनी है, कैसी उनकी उपलब्धता है एग्जॉस्टिबिलिटी में, कि वो कितने उपलब्ध है। ये बेसिकली ये भी टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वे सभी रिसोर्सेज जिनको हम पुनः रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सभी चीजें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। और वे सभी चीजें जिनको हम लॉन्ग टाइम में, बहुत लंबे समय, मतलब कि अगर हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या, हमारी आने वाली 2-4 पीढ़ियां भी उसे सीन नहीं कर पाएंगे, देख नहीं सकती हैं कि ये हुआ प्रोडक्शन कि नहीं हुआ। तो वो सभी रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सोलर, विंड, जो आपका कंटिन्यूअस था और बायोलॉजिकल था, सोलर, विंड, वाटर, ये रिसोर्सेज हुए। और नॉन रिन्यूएबल में मिनरल्स और फोसिल्स। फोसिल्स मीन्स जीवाश्म, कि वो जो जीवों के अवशेष से बाद में, मतलब कि वनस्पतियां या जीव, कुछ बड़े बड़े जीव हैं, वो बहुत चट्टानों के नीचे दब गए, वोल्केनो इरप्शन हुआ, उसमें चट्टानों के नीचे दब गए, तो उनके जरिए जो बहुत कई सालों बाद टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी सहायता से वो नए मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोसिल्स, कोल बन जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस एक्सेट्रा, इसमें कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो इन सब प्रोसेस को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखा गया, क्योंकि ये बहुत लेंथी टाइम का होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को काउंट करता है, तो इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज सोलर, विंड, वाटर, ये सब, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब जिनको हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी उनकी उपलब्धता के आधार पे हम बात करते हैं। तो टू टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब थर्ड बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तीसरा होता है कि ओनरशिप क्या है। जैसे कि अब हम तीसरे रिसोर्स के बारे में बात करते हैं, थर्ड नंबर है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना, मालिकाना हक किसका है, कि किसी भी रिसोर्स पे किसका मालिकाना है, ये मैटर करता है ओनरशिप में। अब ये ओनरशिप आप देखो कि एक अपने घर से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया लगाओ कि उसके कितने मालिक हो सकते हैं, इस आधार पे आप मालिकाना हक लगाओ। तो सबसे पहले ये इंडिविजुअल होगा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का कोई एक व्यक्ति मालिक हो सकता है। दूसरा कम्युनिटी हो सकती है, कोई ग्रुप हो, बहुत बड़े ग्रुप, समूहों का, कई लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हो, सबका शेयर हो, कई लोग उसके मालिक हो सकते हैं। तीसरा नेशनल हो सकता है, वो देश की संपत्ति हो, या इंटरनेशनल हो सकता है। इंटरनेशनल
कि वो अपना जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उस अपना क्षमता रखता हो, उसमें कई एक देश नहीं कई देशों का अधिकार हो उस पे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी संपत्तियां हैं कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, पूरे ग्रुप का अधिकार हो सकता है, देश का अधिकार हो सकता है, या पूरे विश्व का अधिकार हो सकता है उस पे। ये है। अब जैसे आप सिंपल सी चीजें लो कि आपके पास कोई भी आइटम है, लाइक पेन, एक ये पेन है, इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है, दैट इज इंडिविजुअल ओनरशिप, इस पे मेरा पूर्ण अधिकार है। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में अगर इसे जरूरत पड़ी तो मेरे घर वाले या कोई भी मेरे फ्रेंड्स सर्किल या जो मतलब जिनको हम परमिशन देते हैं, एक होल ग्रुप फैमिली मेंबर्स को, लाइक कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के लोगों को हम ये परमिशन देते हैं कि ये इनके अंडर ओनरशिप में अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमें पता चला कि ये कम्युनिटी ग्रुप का अधिकार है एक। अब उसके बाद मान लीजिए ये पेन दुकान पे है, तो उस पूरे देश का अधिकार है कि अगर इस पेन के साथ कोई या कारखाने में छेड़खानी कर रहा है कोई, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं थाने में। तो वो पूरा एज देश के कम्युनिटी एक्ट के तहत, वो नेशनल प्रॉपर्टी के तहत, नेशनल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसे काउंट किया जाएगा। उसके जो प्रावधान होंगे उसके तहत गवर्नमेंट विचार करेगी इसका प्राइस बढ़ाने का, इसका यूज करने का अधिकार देने का, और ये सारी चीजें जो है कि वो नेशनल, क्योंकि इन एक नेशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी उसमें। और यही चीजें अगर हम वैश्विक स्तर पर डिस्कशन करें तो ये इंटरनेशनल हो जाएगा। अब आइए हम प्रॉपर्ली इसके एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस पे हमारा पूर्ण अधिकार है, चाहे वो हमारा घर हो, हमारी बिल्डिंग हो, हमारी जमीन हो, हमारी दुकान हो, हमारी किताबें हो, हमारा क्लास हो, क्लास नहीं, क्लास तो कम्युनिटी ग्रुप में आएगा। तो इंडिविजुअली रूप से हम अपने घर के मालिक हो सकते हैं, अपनी गाड़ी, अपने साइकिल, अपने जानवरों के जैसे हम पेट किए हुए हैं, ऐसे पेट एनिमल्स के, उनके हम इंडिविजुअल ओनर हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं। कम्युनिटी की होल क्लास उसके मालिक हो सकती है, और पूरा ग्रुप हो तो वो कम्युनिटी वाले जैसे। और कुछ जैसे गांव में होता है कि गांव में कुछ ऐसी जमीनें होती हैं जिसपे संपूर्ण गांव का अधिकार होता है, जैसे एक तो ब्रूरल लैंड जहां हम अंत्येष्टि करते हैं लोगों को, शमशान घाट जिसे कहते हैं, शमशान घाट पे सबका अधिकार होता है। जैसे गांव में कोई तालाब है, उस तालाब पे पूरे गांव का अधिकार होगा, उस तालाब का पानी पूरे गांव का व्यक्ति यूज कर सकता है। तो ये सब कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी ओनरशिप है, पूरे गांव समाज का है। ऐसे ही नेशनल प्रॉपर्टी के तहत भारत देश में चाहे रेल हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सड़कें हो, हॉस्पिटल हो, देश की जनता के बारे में कुछ कानून बनाना हो, या मिनरल रिसोर्सेज हो, या ये सब सारी चीजें नेशनल होती हैं। जैसे भारत का एक जो भी उसके पॉलिटिकल बाउंड्री में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे उस सब पे उस देश का अधिकार होगा। और पॉलिटिकल बाउंड्री एक नेशन की डिसाइड की जाती है कि लैंड सरफेस है तो उसकी जो बाउंड्री होगी वही उतना, अगर अगल बगल उसके ओशन या वाटर स्पेस है, वाटर क्षेत्र है, तो 12 नाटिकल माइल्स जो है ओशन में भी बाउंड्री लैंड सरफेस से 12 नाटिकल माइल्स जो पार्ट जो है किसी उस देश का मालिकाना होता है। और इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूएनओ हुआ, यूएनडीपी हुआ, दुनिया भर के आपके सार्क हुए, या G20, G7, G9, ये सब जो भी है इंस्टीट्यूशन में इंटरनेशनल रूप से ओनरशिप रखते हैं। और उसमें भी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ओशन में होता है कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वो ओशन वैश्विक विरासत हो जाता है, ग्लोबल जो है उस पर हेरिटेजन होता है कि उसमें भी को अपना सब प्रदर्शन कर सकते हैं, सबको अधिकार दिया जाता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। तो उस पर किसी भी देश, किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई कंप्लीट अधिकार नहीं होता, बल्कि वो फ्री जोन होता है, उस पर सब अपना अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो दैट इज द इंटरनेशनल ओनरशिप रिसोर्सेज।
अब इसके बाद लास्ट पॉइंट एक और पॉइंट बचता है कि चौथे क्लासिफिकेशन जो है इसका वो होता है आपका डेवलपमेंट के आधार पर, कि जैसे रिसोर्स हैं इनका डेवलपमेंट कहाँ किसका ज्यादा है, कहाँ किसके पास रिजर्व है, तो इसके आधार पे भी चौथा नंबर बनता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे, अब डेवलपमेंट में कि उस रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना हुआ या वहां पे कितना है, तो सबसे पहले इसका जो होता है कि उस स्थान पे संभावना है कि नहीं है रिसोर्स होने का। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है पोटेंशियल। पोटेंशियल कि वहां संभावना, संभाव्यता, वहां उस रिसोर्स की संभावना है कि नहीं। दूसरा कि वहां वो रिसोर्स पूरा पूरा डेवलप्ड है कि नहीं। पहला तो पोटेंशियल, अगर वहां संभावना है तो वो चेक किया जाएगा कि डेवलप्ड है रिसोर्स, कि अभी हमें टाइम का वेट करना होगा या हमारे पास टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है कि हम उस रिसोर्स को डेवलपिंग पोजीशन में ले जा सकें या यूजेबल बना सकें उसे, ऐसा कंडीशन। तीसरा पॉइंट बनता है कि वहां स्टॉक, कि वहां कितना स्टॉक है। उसके बाद आपका आता है डेवलप्ड, रिसोर्स कितना डेवलप्ड हुआ है कि नहीं। आफ्टर देन स्टॉक, उसका भंडारण वहां पे कितना है। जैसे कहीं कहीं भंडारण, किसी भी मिनरल सोर्सेस का भंडारण बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन प्रोडक्शन हम नहीं दे पा रहे। जैसे झारखंड में कोल का भंडारण बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ज्यादा उसका माइनिंग नहीं कर पाते हैं। ज्यादा माइनिंग करते हैं उड़ीसा में, तो उत्पादन में नंबर 1 पे उड़ीसा है लेकिन भंडारण में नंबर 1 पे झारखंड है। तो ये स्टॉक उसका पता चलता है, उसका भंडारण कितना जाता है हमारे पास, ये मैटर करता है। आफ्टर देन रिजर्व, वो रिसोर्स का रिजर्वायर कितना है, वो हमारे पास कितना रिजर्व है, कि उसका अस्तित्व कितना ज्यादा है उस रिसोर्स का, कि कितना एरिया में रिजर्व कर रहे हैं, कितना हम स्टॉक में रखते हैं अपने पास, हमारे पास कितना अवेलेबल है, या फिर जैसे कितना उसको हम रखे हुए हैं अभी स्टॉक में, कितना हम यूज करने के लिए बना के रखे हैं, कितना हमारा डेवलप्ड है कि नहीं है, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी के बेस पे उसे हमें डेवलप्ड करना है, बढ़ाना है। पोटेंशियल क्या है, उसकी संभावना उस क्षेत्र में है कि नहीं। जैसे वहां पे जो कैरेक्टर उस मिनरल्स के पाए जाने के हैं, अगर वहां भी वो कैरेक्टर पाए जाते हैं तो हमें एक पोटेंशियल बनती है, हाँ यहाँ ये संभावना है, यहाँ जो है ये रिसोर्स मिल सकता है। और जैसे दूसरी चीजें ये भी, जैसे कि वहाँ पोटेंशियल है कि बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि राजस्थान एरिया है हमारा, राजस्थान एरिया में टेम्परेचर बहुत भयानक रहता है, तो सनलाइट का सोलर रिसोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन हमारे पास यूज करने का कोई व्यवस्था नहीं। दूसरा वहाँ विंड भी, हवाएं भी बहुत ज्यादा चलती है, बहुत तेजी चलती हैं, तो विंड सिस्टम का भी हमारे पास कोई विंड वेन्स वगैरह कुछ नहीं है, टर्बाइंस वगैरह भी नहीं है कि हम जिनसे जो है कोई विंड एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसे पोटेंशियल रिसोर्सेज भी हमारे पास है जिनका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल्स। तो ये सब का बेसिस था कि रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए नंबर पहला रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का बेसिस ऑन देयर ओरिजिन, उसके ओरिजिन के आधार पे वो बायोटिक और अबायोटिक। नंबर सेकंड एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी पे रेनेबल एंड नॉन रेनेबल। आफ्टर देन ओनरशिप, ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आफ्टर देन डेवलपमेंट बेसिस, पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड स्टॉक एंड रिजर्व। इतने पार्ट्स हैं आपके, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन बेसिस है। अब इसके बाद हम लोग रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे कि उन्हें हमें यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे हम यूटिलाइज करें कि हमारे काम भी हो जाए और उनका नुकसान भी ना हो। यही प्रक्रिया जब हम यूज करेंगे कि हमारा काम कंप्लीट कर दें रिसोर्सेज और वो बने भी रहें, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब तक के लिए
आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को धन्यवाद।